again in our YouTube channel PNT Physics. Today's our topic is force and laws of motion of class 9. ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो सबसे पहले आते हैं हम फोर्स पे. फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट. फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुलिंग, पुशिंग, stretching or compressing. ठीक है, which either changes or tends to change the state of rest, motion, direction of an object and also the shape and size of the object. ठीक है, so this is force. In daily life there are two types of forces, balanced forces and unbalanced forces. So first of all we come to balanced forces. If the resultant of all the forces acting on an object is zero, then the forces are said to be balanced forces. And if the resultant of all the forces acting on an object is not zero, then the forces are said to be unbalanced forces. For example, जैसे कि हम देखते हैं, अगर आपने यहाँ पे इस सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, कोई भी मास m का ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है. इसको अगर आप यहाँ से 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी इक्वल 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट में क्या कोई फर्क पड़ेगा? जितनी फोर्स आप यहाँ से लगा रहे हो उतनी ही फोर्स आप वहां से भी लगा रहे हो, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रही है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट पे? नेट फोर्स जो होगी वो 10 माइनस 10 दैट इज 0. तो नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0, तो इसको बोल देते हैं बैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, और दूसरी तरफ अनबैलेंस्ड फोर्स के एग्जांपल लेते हैं. उसमें अगर आप इस सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट रखा आपने मास m का, और यहाँ से तो आप 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ से आप 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है, यहाँ से 10 न्यूटन की राइट साइड से और 5 न्यूटन की फोर्स जो है वो लेफ्ट साइड से लग रही है, तो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो आएगी 10 माइनस 5 दैट इज 5. तो ये आ गई आपकी नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स. तो 5 न्यूटन की रिजल्टेंट फोर्स आ रही है. तो यहाँ पे जो है रिजल्टेंट फोर्स का जो इफेक्ट है ऑब्जेक्ट पे वो 0 नहीं है. ठीक है, तो इसको बोल देते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? जहाँ से ज्यादा फोर्स लग रही है, जहाँ से फोर्स का जो मैग्नीट्यूड ज्यादा है उस डायरेक्शन में, उस फोर्स की डायरेक्शन में जो है ऑब्जेक्ट मूव करेगा. ठीक है, तो जो बैलेंस्ड फोर्सेस है हमारी, बैलेंस्ड फोर्सेस ये क्या कर सकती हैं? ये ऑब्जेक्ट को, अगर रुका हुआ ऑब्जेक्ट है तो उसको मूव नहीं करवा सकती, एंड इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन कांट स्टॉप दैट ऑब्जेक्ट, और ना तो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है और ना उसकी स्पीड को चेंज कर सकती है. लेकिन जो बैलेंस्ड फोर्सेस है वो किसी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को बेशक चेंज कर सकती है. और ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस की बात करें तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस में चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको स्टॉप करवा सकती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको मूव करवा सकती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, उसकी स्पीड को चेंज करवा सकती है, और इसके साथ साथ उसकी शेप और साइज को भी चेंज कर सकती है. तो मेनली जो बात करते हैं हम इस अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं. न्यूटन लॉ में जिसकी बात करते हैं वो है हमारी अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्सेस का एग्जांपल, और अगर डेली लाइफ से आप समझना चाह रहे हो तो बैलेंस्ड फोर्सेस आप देख लो. जैसे ये मेरे पास है मार्कर, अगर मैं इसको दोनों साइड से इक्वल फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो इसकी स्टेट पे कोई चेंज नहीं आ रहा. ठीक है, जैसे मैंने दोनों साइड से अगर इक्वल फोर्स लगाई तो उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा. लेकिन अगर मैं सिर्फ फोर्स एक ही साइड से, ठीक है, एक ही साइड से फोर्स लगा रही हूँ तो ये अगर रुका हुआ है ये ऑब्जेक्ट तो मोशन में आ जाएगा. ठीक है, और उसी तरह से अगर इस बॉल की बात करूं, अगर मैं इस बॉल को इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रही हूँ दोनों साइड, तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि इसकी शेप और साइज जो है वो चेंज हो रहा है. तो बैलेंस्ड फोर्सेस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है अगर रेस्ट पे है तो मूव नहीं करता, और अगर मूविंग है तो रेस्ट पे नहीं आता, लेकिन वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स. ठीक है, एंड दिस काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स. अब अनबैलेंस्ड फोर्स का अगर एग्जाम्पल लें तो डेली लाइफ में सबसे जाना माना एग्जाम्पल लेते हैं इन ए टग ऑफ वॉर. दिस इज द गेम, everybody know very well about tug of war. In tug of war, two teams are applying force on a rope. If two teams are applying equal and opposite force, then the rope doesn't move.
लेकिन अगर एक टीम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करती है और दूसरी कम फोर्स अप्लाई करती है तो जो आपकी रोप होगी वो ज़्यादा फोर्स की तरफ मूव करेगी, ठीक है। और जो फर्स्ट केस में जब रोप मूव नहीं की तो उस केस में रोप क्यों मूव नहीं की, उसने अपनी स्टेट क्यों चेंज नहीं की, क्योंकि जो फोर्स थी उस केस में वो बैलेंस्ड फोर्स थी, ठीक है। तो उसका इफेक्ट जीरो हो गया, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स दोनों साइड से लगी और रिजल्टेंट जो नेट फोर्स थी वो जीरो होगी, तो रोप डजंट मूव इन दैट केस, ठीक है। इन सेकंड केस जब एक टीम ने ज्यादा फोर्स लगाई दूसरी टीम ने कम फोर्स लगाई तो ये वाला केस उसमें बनता है और उसमें जो रोप है वो ज्यादा फोर्स वाली डायरेक्शन में जो होगी वो पुल हो जाएगी और दूसरी टीम जो है दूसरी ऑपोजिट टीम को अपनी ओर खींच लेगी, ठीक है। और अगर टीम जो है वो रोप को लीव, एक टीम माना लीव कर देती है तो ऑपोजिट टीम विल फॉल बैकवर्ड। तो ये था आपका ये बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स का टॉपिक। Students, now we are going to study about Newton's law of motion and today we will discuss about Newton's first law of motion. जैसे कि नाम से क्लियर है कि ये जो लॉज ऑफ मोशन है न्यूटन ने दिए हैं और इनका नाम है आइजैक न्यूटन, हु वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, जिन्होंने ना केवल फिजिक्स में बल्कि पूरे यूनिवर्स में किसी ना किसी तरह से बिल्कुल रेवोल्यूशन ला के रख दिया, एक क्रांति ला के रख दी। कौन सी फील्ड है जहाँ जिसको न्यूटन ने टच नहीं किया अपनी रिसर्च से, अपनी साइंटिफिक नज़र से, एक सिंपल से जो रियल लाइफ से रिलेटेड जो फिनोमिना है जिसको हम ऐसे ही देखते हैं और छोड़ देते हैं, न्यूटन ने उसको साइंटिफिक नज़र से देखा। आइजैक न्यूटन ने, वही आइजैक न्यूटन है ये जिन्होंने कि एक जो ट्री से एप्पल को गिरते हुए देखा तो एक सिंपल ह्यूमन बीइंग की तरह उसको उठा के खाया नहीं, बल्कि उन्होंने उसको साइंटिफिक नज़र से देखा और ऑब्जर्व किया कि ये जो एप्पल पेड़ से गिरा है ये नीचे को ही क्यों गिरा, वो ऊपर को क्यों नहीं गया, ठीक है। तो उस सोच ने, उनकी उसी साइंटिफिक नज़र ने, उसकी ऑब्जर्वेशन ने जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को और ये फिनोमिना ऑफ ग्रेविटी को जो है पूरी वर्ल्ड के सामने ला के रख दिया। और उसके अलावा ग्रेविटेशन की ही बात नहीं, उसके अलावा ऑप्टिक्स हो, आपकी ये मैकेनिक्स हो या कैलकुलस हो, सभी फील्ड में जो है न्यूटन ने एक क्रांति ला के रख दी है। तो इसके साथ ही न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, a body will continue in the state of rest or in uniform motion in a straight line unless it is acted upon by some external force। मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है। और अगर कोई बॉडी मोशन में है स्ट्रेट लाइन में तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही रहेगी जब तक कोई आके जो है बाहर से उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करता है। तो यह न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जैसे यहाँ से देख सकते हैं आपकी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, रेस्ट में ही रहेगी। और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलेगी, unless some external unbalanced force is applied on the body to change that state, ठीक है। तो ये है आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के आगे 3 पार्ट्स हैं। पहला जैसे इस स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है कि if a body is at rest then it will continue to remain at rest unless some external force is applied on the body, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट को हम इस एक एग्जाम्पल से लेके समझते हैं। नाउ दिस बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है, दिस बुक इज लाइंग ऑन द टेबल एंड इट विल रिमेन लाइंग ऑन द टेबल अनलेस समबडी कम एंड रिमूव दिस बुक, ठीक है। जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल आप अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो ये बुक यहाँ से मूव नहीं करेगी, चाहे हम इसको बोलते रहें मूव होने के लिए, लेकिन ये हमारा जो हम बोलेंगे उसको नहीं सुनेगी। बट वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ओनली देन दिस बुक कैन बी चेंज इट्स स्टेट, ओके। तो ये आपका इफ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट unless or until it is acted upon by some external force। और जैसे ही आप इस बुक को अगर एक तरह अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं, चाहे ये पुश की फॉर्म में हो, तो ये जो बुक है वो अपनी स्टेट चेंज कर लेगी, ठीक है। जैसे मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसको आप अनबैलेंस्ड फोर्स जो है अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली तो वो उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं दोनों साइड से तो इसकी स्टेट पे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बुक उसी तरह से टेबल पे लाई करेगी। उसी तरह से
जो है आपके घर में जैसे कोई चेयर है, टेबल है, तो वो सब अपनी स्टेशनरी स्टेट में है, तो जब तक हम उसको आएंगे, उसको हिलाएंगे नहीं, उसको उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो रेस्ट पे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये न्यूटन ने बोला कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है भाई, तो उसको रेस्ट पे ही रहेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है कि इफ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, इफ अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन देन इट विल कंटिन्यू मूविंग यूनिफॉर्मली अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन ये जो पार्ट है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इन डेली लाइफ। क्योंकि डेली लाइफ में आप क्या देखते हो, जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं, आपका ये ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड में आपने मान लो ये फुटबॉल रख दिया है, ठीक है, फुटबॉल रख दिया, तो इस बॉल को अगर अगर आप इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगी, तो ये रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे ही रहेगा। तो ये तो हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट पार्ट। लेकिन जब आप मान लो इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स दे देते हो, किक मारते हो आके बॉल को, ठीक है, ग्राउंड में है आप और बॉल को किक मार रहे हैं, तो बॉल मूव करेगा। बॉल मूव करने लगेगा तो क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि अगर बॉल मूव कर रहा है तो ये कंटिन्यू मूव करना चाहिए, और जब तक आप इस पे एक्सटर्नली कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते हैं, इसको जाके नहीं रोकते हैं, तो इसको मूव करना चाहिए। लेकिन हम देखते क्या, एक्चुअली हम क्या देखते हैं डेली लाइफ में कि अगर हम जाके इस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना भी लगाएं, तब भी थोड़ी देर के बाद बॉल ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। तो क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गलत हो गया? तो नहीं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गलत नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ जो चीज है जो इनविजिबल है, कुछ फोर्सेस हैं जो इनविजिबल है। हमने बोला यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस है, लेकिन वो फोर्सेस इनविजिबल है। जैसे आप देखेंगे कि एयर तो हर जगह है, तो वहाँ एयर होगी, और वो एयर जो ओपोज करेगी मोशन को, एयर क्या करेगी, इस बॉल के मोशन को ओपोज करेगी, तो उसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। वो जो फोर्स होगी वो एक फोर्स जो इनविजिबल है वो एयर रेजिस्टेंस की फॉर्म की है, और दूसरी फोर्स जो है बॉल और ग्राउंड का जो आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। ठीक है, एंड इफ टू बॉडीज आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट देयर इज फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज, एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो जो बॉल है आपका आगे की डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे को लगेगी, इसको मतलब अपोज करेगी, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, एयर रेजिस्टेंस होगी, दिस फोर्सेस आर इनविजिबल, और ये फोर्सेस मिलके बॉल को रोक रही हैं। तो मतलब एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जो बॉल पे लगी है तभी बॉल रुका है। तो न्यूटन जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इस तरह से बिल्कुल करेक्ट साबित होता है कि जो है बॉल पे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगी तभी बॉल या कोई और एक ऑब्जेक्ट जो आपका रुका है। अब आते हैं हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के थर्ड पार्ट में कि इफ बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन देन इट विल रिमेन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं कि if we are driving a car and we are moving in a straight line, now we want to take a turn, so we can't take a turn unless we apply a force on a steering wheel. ठीक है, if we want to move towards right side then we have to turn the steering wheel on right side, and if we want to move we want to take left turn then we have to apply force towards on the steering wheel on the left side. ठीक है, सेम एग्जांपल ले सकते हैं आप बाइक का, स्कूटी का। उसमें भी अगर बाइक और स्कूटी को आपको टर्न लेना है तो आपको क्या करना, उसके हैंडल को टर्न घुमाना पड़ेगा, तभी आपका जो है वो आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज मतलब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, स्टीयरिंग व्हील पे एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, स्कूटी के हैंडल पे एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, गाड़ी रोकनी है तो रोकने के लिए आपने ब्रेक अप्लाई की है। ठीक है, तो ये सारी जो फोर्सेज हैं ये क्या है, ये एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं जो कि बॉडी पे अप्लाई की जा रही है उसको रोकने के लिए, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। ठीक है, और अगर कोई बॉडी जो है स्टेशनरी स्टेट पे है तो उसको चलाने के लिए, अगर कोई बॉडी मूविंग है तो उसको स्टॉप करवाने के लिए, स्ट्रेट लाइन में है तो उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो ए बॉडी विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस और until it is acted upon by some external force। ठीक है, तो ये था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अब ये इनर्शिया क्या चीज है इसको जानते हैं। तो इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। Inertia is the natural tendency of every object to resist the force which tries to change its state।
उसको बोलते हैं इनर्शिया। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करता है, ठीक है। वो अगर उसको मोशन में लाने की कोई कोशिश करे तो उसको रेजिस्ट करता है, वो रोकता है, उसको अपोज करता है। अगर वो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो चाहता है कि वो मोशन में ही रहे। ये हर ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करता है, और अगर उसको कोई रोकने की कोशिश करता है तो उसको रेजिस्ट करता है। तो इस तरह इसको बोलते हैं, इस जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, ये जो नेचुरल टेंडेंसी है किसी ऑब्जेक्ट की, उसको हम बोल देते हैं इनर्शिया। तो यहाँ से देखते हैं, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी to change by itself its state of rest or state of uniform motion along a straight line. This is the proper definition of inertia. Now, inertia is of three types. Number one, inertia of rest, and inertia of motion, and then inertia of direction. तो inertia of rest क्या चीज़ है? Inertia of rest, if a body is at rest, then it will remain at rest and it cannot change its state of rest by itself. And if a body is in motion, then it will try to remain in motion and it cannot change its state of motion by itself. If a body is moving in a straight line, then it cannot change its direction by its own, ठीक है। तो इसको ये थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया हो गए। अब अगर इनर्शिया, इन तीनों इनर्शिया को हमने अगर अपनी डेली लाइफ से एग्जाम्पल लेके समझना है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को देखते हैं। जैसे अगर जो आपकी बस है सडनली स्टार्ट मूविंग, इफ ए बस suddenly start moving, then if passengers are sitting on the bus, then they feel suddenly backward jerk, ठीक है। तो उनको पीछे की ओर तरफ जो है धक्का लगता है एकदम से। If passengers are sitting on a bus and bus starts suddenly, ठीक है, then the passengers of the bus falls backward. But why this happens? क्योंकि क्या हुआ कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है आपका ये। तो बस जब सडनली स्टार्ट हुई तो योर लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बस and it comes in motion along with the bus, but the upper portion of the body, due to inertia of rest, it will try to remain at rest due to inertia of rest. That's why we fall backward, ठीक है। और बात करें इनर्शिया ऑफ मोशन की या इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इफ वी hit a carpet, we want to clean a carpet and we hit a carpet with a stick, तो क्या होता है कि carpet comes in motion but the dust particle try to remain at rest due to inertia of rest, that's why they fall downward. तो ये और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं किसी ट्री का एग्जाम्पल। वी आर शेकिंग ए ट्री, वी आर शेकिंग द ब्रांच ऑफ ए ट्री एंड द मैंगोज fall downward. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि if we are shaking the branch of tree, then the branch of the tree comes in motion, ठीक है, but due to inertia of rest the mangoes will try to remain at rest, that's why they fall downward. तो ये थे एग्जाम्पल आपकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। अब आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन में। तो अगर आपकी बस मूव कर रही है, फिर मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, देन द पैसेंजर्स फोल फॉरवर्ड। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बस जो है आपकी मूव कर रही है और वो सडनली स्टॉप करती है तो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बस एंड इट विल कम टू रेस्ट अलॉन्ग विद द बस, बट द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ट्राई टू remain in motion, that's why we fall forward. Now this is the example of inertia of motion. And इनर्शिया ऑफ मोशन का हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मैंने एक ग्लास लिया है, उसके ऊपर ये कार्डबोर्ड रखा है और ये मेरे पास एक 5 रुपये का कॉइन है, इसको मैं इस कार्डबोर्ड के ऊपर रख रही हूँ, ठीक है। मैंने इस 5 रुपये के कॉइन को कार्डबोर्ड के ऊपर रख दिया। अब मैं इस पर क्या कर रही हूँ, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूँगी। देखिए ये आपने देखा होगा कि मैंने इसको फॉरवर्ड जो पुशिंग फोर्स लगाई है, मैंने आगे की तरफ एक्सटर्नल जो है फोर्स लगाई, ठीक है, सडन फोर्स दी मैंने इसको। तो पीस ऑफ कार्डबोर्ड तो आपने देखा कि वो जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई उसी डायरेक्शन में वो आगे चला गया। लेकिन ये जो 5 रुपये का कॉइन आप देख पा रहे होंगे, ये 5 रुपये का जो कॉइन है आपका, 5 रुपये का कॉइन है, ये कार्डबोर्ड के ऊपर रखा था तो ये कार्डबोर्ड के साथ आगे क्यों नहीं गया, ठीक है। तो ये कार्डबोर्ड से नीचे गिर गया, ये कार्डबोर्ड के ऊपर था, मैंने फोर्स लगाई, कार्डबोर्ड आगे चला गया और ये जो आपका 5 रुपये का कॉइन था ये ग्लास के अंदर, देख पा रहे होंगे, ये अंदर, ये ग्लास के अंदर, ये ग्लास के अंदर गिर गया है। तो इससे क्या प्रूव होता है? तो स्टूडेंट्स आपने इस एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्व किया? आपने ऑब्जर्व किया कि मैंने जब फॉरवर्ड फोर्स लगाई तो कार्डबोर्ड आगे चला गया और कॉइन नीचे गिर गया।
अब कॉइन ये नीचे गिर गया है, इसका मतलब कि ये कार्डबोर्ड जो था वो मेरे मेरे हैंड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में था, जो मैंने इस पे फॉरवर्ड फोर्स लगाई तो कार्डबोर्ड कम्स इन मोशन एंड इट फॉल फॉरवर्ड, बट दिस कॉइन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट, दैट्स व्हाई इट फॉल डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का आपका एक एग्जाम्पल। तो इस एक्टिविटी से हमने इसको समझने की कोशिश की। अब लास्ट है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इस इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को हम इस तरह से समझते हैं कि मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और गाड़ी में कोई पीछे आपके साथ बैठा हुआ है, तो जैसे स्ट्रेट लाइन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है और जैसे ही मोड़ आता है तो आप गाड़ी को मोड़ते हैं, तो क्या होता है, जो भी गाड़ी में बैठे हैं उनको आउटवर्ड पुश लगता है, वो बाहर की तरफ धक्का लगता है, वो बाहर की तरफ बेंड हो जाते हैं। तो ये चीज़ तो आपने ऑब्जर्व की होगी, लेकिन इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि वो जो पैसेंजर्स गाड़ी में बैठे हैं, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन दे ट्राई टू मेंटेन देयर ओरिजिनल डायरेक्शन, ठीक है, दैट्स व्हाई दे फील आउटवर्ड पुश। तो ये आपके इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जाम्पल थे, जिनको हमने रियल लाइफ से रिलेट करके समझने की कोशिश की। उसके बाद है कि इनर्शिया जो है उसको बोलते हैं, इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। अब इनर्शिया को मेजर ऑफ मास क्यों बोलते हैं, तो इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे कि अगर आपका कोई बॉक्स है, उसको आप ट्राई कर रहे हैं मूव करवाने की, तो वो खाली बॉक्स है तो आप इजीली उसको मूव करवाएंगे, एंड इफ द बॉक्स इज फुल ऑफ सम थिंग्स लाइक बुक्स, तो वो जो उसको मूव करवाना काफ़ी टफ हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम एक स्टोन ले लेते हैं और एक रबड़ का बॉल ले लेते हैं, बोथ आर ऑफ सेम साइज, दोनों के दोनों सेम साइज के हैं, लेकिन आपको लगता है कि उनका मास सेम होगा? बिल्कुल नहीं। स्टोन जो है काफ़ी हैवी होगा और रबड़ का बॉल जो है वो उसके कंपैरेटिवली बहुत लाइट होगा, ठीक है, नो डाउट उनका साइज जो है वो सेम है, लेकिन मास ऑफ बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। तो क्या होगा, वो स्टोन को आपको मूव करवाना बहुत टफ होगा, लेकिन बॉल को मूव करवाना आपको बहुत इजी होगा। जब आप बॉल पे मूव फोर्स लगाएंगे तो वो इजीली मूव करेगा, लेकिन आप स्टोन पे फोर्स लगाएंगे तो वो इजीली मूव नहीं करेगा, बिकॉज स्टोन इज मच मच हैवियर देन बॉल। तो इससे क्लियर होता है कि इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा है, और अगर मास कम है तो इनर्शिया कम है, ठीक है बेटा। तो आज का आपका यही टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।